सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। भवेश जी जो कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, तो सॉफ्ट हिंदुत्व तो गांधी से बड़ा हिंदुत्व कौन है? गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं हो सकता है। और लेकिन गांधी कोई मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कोई यात्रा नहीं की कि चलो मंदिर बनाते हैं। और गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो नेहरू का नाम आता है। नेहरू कभी किसी मंदिर के निर्माण की बात नहीं कही। और ये भी ध्यान रखना चाहिए हमको कि जो राजीव गांधी ने किया वो ताला खुलवाया, सहवानों केस हुआ, उसी में सारे मुसलमान वोट या जो भी वोट है, एक बड़ा वोट जो है शिफ्ट हो गया अलग पार्टियों में और कांग्रेस कमजोर हुई। इससे पहले कांग्रेस कमजोर कभी इस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से कमजोर हुई। और इस तरह से बीजेपी कभी मजबूत नहीं हुई थी जिस तरह से राजीव गांधी के उस 2 कदम के बाद हुए। क्या आपको लगता है कि एक जो राहुल गांधी जी जो पिच तैयार कर रहे हैं या जो किया है, उन्होंने एक समा बांध दिया है और लगता है कि जो है इस देश में गवर्नेंस जो है वो सही गवर्नेंस है कि आप शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, सड़क पे बात कीजिए, शांति पे बात कीजिए, भाईचारे पे बात कीजिए। बाकी तो मोदी जी कर ही रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं और जो है 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं। दुनिया में सब जगह डंका भी बजवा रहे हैं। तो मोदी जी कहाँ गड़बड़ है? मोदी जी को क्यों हम गड़बड़ बोले? लेकिन मोदी जी को हम गड़बड़ तब बोलते हैं जब वो जो है धर्म के नाम पर खेल करते हैं। अच्छा था कि एक मंदिर निर्माण कमेटी, एक मंत्रालय खोल देते। जो सरकार जैसे बजट शिक्षा पे बजट खर्च करती है, वैसे ही बजट जो है मंदिर निर्माण पे भी खर्च किया जाता है। इसी की खाली कमी रह गई है, क्योंकि फंड तो वो दे ही रहे हैं हर जगह। हनुमान लला का बना रहा है, वहाँ कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ कॉरिडोर बन रहा है। उसको बोलेंगे कि ये टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। तो टूरिज्म बढ़ा रहे हैं तो जामा मस्जिद जैसा एक मस्जिद बनवाइए, जहाँ मक्का जैसा लोग यहाँ आए हिंदुस्तान। यरूशलेम में ऐसे भी बहुत झगड़ा चल रहा है। क्या कहेंगे आप कि ये जो है गवर्नेंस का काम जो है, सरकार का काम मंदिर मस्जिद में जनता को उलझाना है या रोटी रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये जरूरी है? अभी अब जाकर के बोल आते हैं वहां कि जो है 5 लाख दिया उसको कन्हैया लाल को और 51 लाख दिया इकबाल को। बालकनाथ के प्रचार में गए थे आदित्यनाथ। वो नहीं बात करते हैं कि बीएचयू के भीतर कैसे जो है एक लड़की को रात में गन पॉइंट पे नंगा किया जाता है। अब जो नैतिकता कमेटी है वो सवाल, देश में एक नैतिक समाज खड़ा हो गया इस देश में जो लड़कियों से पूछ रहा है कि रात में तुम घूम क्यों रही थी? क्या कैसे देख रहे हैं आप पूरे प्रसंग को? धन्यवाद धनंजय जी। जिन प्रसंगों की आपने चर्चा की उनको उसी नजरिए से मैं देख रहा हूं जिस नजरिए से इनको देखा जाना चाहिए। सरकार का काम गवर्नेंस का है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। दुनिया में किसी भी देश में किसी भी नागरिक ने ऐसी सरकारों को स्वीकार नहीं किया है जो गवर्नेंस से इतर इन मुद्दों पर बात करती रही है या बात करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कभी भी सांप्रदायिक राज्य नहीं रहा है और इतिहास साक्षी है कि जो सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोगों ने उनको खारिज कर दिया। 1956 से वहां हिंदू महासभा और राम राज परिषद चुनाव लड़ रही थी और जब उन्होंने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, तो ऐसा नहीं था कि उनको सफलता नहीं मिली। इन दोनों दलों को सफलता मिली और जनसंघ की तुलना में ज्यादा सफलता मिली। लेकिन वह केवल एक उस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक एरिया में सीमित होकर रह गए और वह था चंबल और ग्वालियर का इलाका, इसके अलावा नहीं। और वह भी ये दोनों दल इसलिए आगे बढ़ते रहे कि उस प्रदेश के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको उनका समर्थन प्राप्त था। बस विजया राजे सिंधिया जब हिंदू महासभा से निकल करके कांग्रेस में चली गई तो हिंदू महासभा खत्म हो गई। वहां जो जन समर्थन मिल रहा था, जो सीटें जीत रही थी, कहानी खत्म हो गई उनकी। और आज हिंदू महासभा और राम राज परिषद का कोई नाम लेने वाला नहीं। इन दोनों दलों की तुलना में जो समाजवादी आंदोलन रहा है वह मध्य प्रदेश में ज्यादा मजबूत रहा है। चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका रहा हो, चाहे वो विंध्य क्षेत्र का इलाका रहा हो, चाहे महाकौशल का क्षेत्र हो और चाहे वो निवाड़ और इंदौर का इलाका हो, मालवा का इलाका हो, यहाँ समाजवादी आंदोलन ज्यादा मजबूत रहा और बड़े बड़े नेता वहां हुए। जगदीश जोशी, यमुना प्रसाद शास्त्री, श्रीनिवास तिवारी,
ये बड़े नाम हैं जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को धार दी पूरे मध्य प्रदेश में, और इस तरह के धर्म के आधार पर राजनीति करने वाला जो माहौल था उसको खत्म किया, और खत्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और जनसंघ को उतना समर्थन नहीं मिला शुरुआती दिनों में, जो शुरुआती समाजवादियों को मिला या कांग्रेस को मिलता रहा तो सत्ता में ही थी। आज की भी स्थिति यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को महाकौशल में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, कमलनाथ को कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कि आज मुद्दे ही इतने ज्यादा हैं मध्य प्रदेश में कि वह चुनौती बनी हुई है सरकार के लिए। जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति किया कांग्रेस ने, सफलतापूर्वक राजनीति किया, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया कर्नाटक में, वही अगर राजनीति करते मध्य प्रदेश में तो आप उनकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे, लेकिन है क्या कि कमलनाथ कभी भी जन नेता नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे। वो एक अच्छे प्रबंधक हैं, कारपोरेट के आदमी रहे हैं, बड़े परिवार से आते हैं, 9 बार के सांसद हैं, सब है, लेकिन वो इलाका उनका सीमित है केवल महाकौशल, छिंदवाड़ा। आप उनसे कहिए कि कमलनाथ जाकर के सिंगरौली में प्रचार कर लेंगे और रीवा में प्रचार कर लेंगे और उनके नाम पर वोट मिल जाएगा, तो आप गलतफहमी में है। उनसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का भी श्रेय दिग्विजय सिंह को ही है। 2003 में मिस्टर बंटाधार उनको कहा गया और उस आरोप से ऊपर नहीं पाए, लेकिन आज कांग्रेस आगे आ रही है, इसका भी श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता है। दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकाली और लंबी यात्रा की उन्होंने, और जो उन्होंने संकल्प 2003 में उन्होंने घोषणा किया था कि अगर मैं चुनाव हार जाऊंगा तो 10 साल तक मैं सत्ता की राजनीति नहीं करूंगा, कोई पद नहीं लूंगा, और उसका उन्होंने पालन किया। सरकार में रहते हुए कुछ आप किसी हम आप आलोचना करें, करना हमको करना भी चाहिए। दिग्विजय सिंह एक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जनसंपर्क विभाग का निर्देश था कि किसी भी सरकार के विज्ञापन में मेरा फोटो नहीं छपेगा, और आप आंकड़े देख सकते हैं कि उस 10 साल के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह के वह फोटो नहीं दिखाई पड़े जो शिवराज सिंह के, को तुलना ही नहीं कर सकते आप। वो भी एक नैतिकता थी। खैर, तो कमलनाथ जो कर रहा है, मतलब हालांकि जो भवेश जी ने कहा, सवाल वही है कि उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने अपने भाषण में इस बात को कभी नहीं कहा। और आज आप ध्रुवीकरण की राजनीति मध्य प्रदेश में कर भी नहीं सकते हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है? एक बुरहानपुर का वो इलाका आप छोड़ दीजिए, एक छोटा सा बेल्ट है जहां पे 10-12 सीटें हैं जहां पर इनका एक असर है। बाकी किसी भी इलाके में ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक मतों को डिसाइड करते हो। एक भोपाल शहर कह सकते हैं आप। बाकी का क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां पे बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक हो और चुनाव जिताने हराने की स्थिति में हो। गिनती की सीटें हैं, तो वह स्थिति नहीं बनती। वहां आपको गवर्नेंस की ही बात करनी पड़ेगी। गवर्नेंस की जब आप बात करते हैं तो ये लोग उससे आकर्षित होते हैं। और पिछड़ों की राजनीति सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ही किया। जब अभी कोई पिछड़ों की बात नहीं कर रहा था, उस समय अर्जुन सिंह ने महाजन कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी। उन्होंने कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लागू की और पिछड़ों को आगे किया। इसी सरकार फिर कमलनाथ ने 27% आरक्षण दिया, 27% से बढ़ा करके आरक्षण दिया पिछड़ों को, जो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले कौन लोग हैं, ये सबको पता है। इस सरकार के खिलाफ, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हैं उस राज्य में कि आप एंटी इनकम्बेंसी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और लोग, कांग्रेस के लोग उसको ले गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें भ्रष्टाचार का रहा है। और आप याद कीजिए कि प्रियंका गांधी ने जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू किया था जबलपुर से, तो उन्होंने 200 आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, गिनती गिना दिए थे कि ये भ्रष्टाचार के मामले हैं और किस तरीके से जनता के साथ धोखा हुआ है। और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उस सरकार ने किस तरीके से लोगों को जो वायदे किए थे उसको पूरा नहीं किया। ऐसा ये बिल्कुल, अब ये तथ्य है। मैं आनंद जी की बात से सहमत हूं कि बीजेपी में चेहरा शिवराज सिंह ही है। शिवराज सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं है वहां। शिवराज सिंह चौहान राजनीति कैसे की जाती है उनको पता है, किस हर घटना का कैसे राजनीतिक फायदा लिया जाता है ये उनको पता है। और वह मामा बन करके उन्होंने एकदम लोगों के बीच में उन्होंने घुसने की कोशिश की। किस तरह का गवर्नेंस उन्होंने दिया, किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान करने की उन्होंने कोशिश की, इसमें बहस हो सकती है। लेकिन उसी शिवराज सिंह को आप हाशिए पे लाने की कोशिश की जा रही है, कर दी गई। बल्कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपने उनको नहीं बनाया,
वो अपनी तरफ से लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, पार्टी उनको नहीं कर रही है। आज अगर जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस राजनीति कर रही है वहां, उन मुद्दों को ही लेकर के अगर आगे बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक माहौल बना सकती है जी और मुझे लगता है कि वो कर भी रही है। लेकिन इस तरह के बयान, जैसे कि जो इंडिया दल समूह के दलों के साथ एक आपसी समझ का डेवलप न हो पाना, केवल 5-6 सीटों का मामला था, अखिलेश यादव के साथ कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के आप 5-6 सीटें बांट लेते और एक इंडिया दल समूह का माहौल बन जाता पूरे प्रदेश में, जिसको कमलनाथ जी ने नहीं किया। जी और आज अभी विद्या नहीं हुई भी कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी मर्जी है। इसके अलावा जो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने हले जाना और बेमतलब का अपने एक पूजा पाठ का माहौल बनाना, लेकिन वो केवल है क्या, वह यह केवल और केवल मध्य प्रदेश में अपने आप को हिंदू राजनीति करने का, यह इसका पर्यायवाची नहीं कर सकते हैं आप, इसको केवल लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक काट है, जिस तरीके की राजनीति वो करती है। लेकिन आज भी जो सामाजिक सुरक्षा के वायदे कर रही है कांग्रेस, जो महंगाई से एक राहत देने की बात कर रही है कांग्रेस, और रोजी रोजगार की बात कर रही है, उसने इस आकर्षण को बढ़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में जीतेगा हारेगा, कौन हारेगा जीतेगा ये अलग का प्रश्न है, लेकिन संगठनात्मक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कमजोर नहीं है। कम से कम इसके हर इलाके में इसके नेता है। अगर आप बिंद की बात कीजिए तो अर्जुन सिंह एक बड़ा नाम रहा है, अजय सिंह राहुल एक बड़े चेहरे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, और उस पूरे के पूरे रीवा का पूरा का जो संभाग है, उस पूरे इलाके, चाहे रीवा हो, सीधी हो, सतना हो, शहडोल हो, अनूपपुर हो, सिंगरौली हो, इस इलाके में उस परिवार का और वहां के नेताओं का अच्छा खासा असर है। लेकिन गलती क्या होगी, श्रीनिवास तिवारी एक बड़ा चेहरा होते थे वहां, उनके ग्रैंडसन को पार्टी वो टिकट मांग रहे थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया, वो छोड़ करके फिर चले गए बीजेपी में, बीजेपी ने उनको त्योथर से उम्मीदवार बना दिया। तो एक अच्छे खासे क्षेत्र में जहां कांग्रेस की अच्छी अच्छी पकड़ हो सकती थी, वहां आपसे चूक हो गई। आपके पास मैंने महाकौशल में आपके पास बड़े नेता है, मतलब फग्गन सिंह कुलस्ते की तुलना में बड़े नेताओं के रूप में आप कांतिलाल भूरिया कर सकते हैं। उनका असर महाकौशल से लेकर के और निवाल झाबुआ तक है, लेकिन पता नहीं क्यों आप उनको पीछे रखे हुए हैं। आप इधर आप चले आइए बुंदेलखंड में इनके पास एक से एक नेता रहा, सत्यव्रत चतुर्वेदी का कितना नाम रहा, छतरपुर के नेता रहे हो। इन लोगों को यूनाइट करके अगर आप पार्टी और मैंने एक आक्रामकता के साथ बीजेपी के साथ हो, तो मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल है, इसको और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं इन गतिविधियों की तुलना में। बावजूद इसके यह कि जो उनका बयान है उसको सांप्रदायिकता की राजनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, वह इस राजनीति के रूप में देखा जाना चाहिए कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन की बात करती है, उससे कैसे निपटा जाए। और लेकिन बावजूद इसके मेरा यह भी कहना है कि एक बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस अपने अभियान को चला सकती है मध्य प्रदेश में। अभी बहुत कुछ इनके हाथ से ऐसा नहीं है कि मैं निकला, 75 क्षेत्र हैं जहां पे बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं से। 1-2 क्षेत्र नहीं है जहां पे कोई ना कोई खेल मची हुई है। और आप सोचिए कि जैसे कि आप ले आए अपने सांसदों को, शिवराज सिंह चौहान सांसद होकर के चुनाव हारे हैं भाई साहब, विदिशा के उम्मीदवार थे, ये एमपी थे, और दिग्विजय सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाए गए थे और चुनाव हार गए। जो भवेश जी कह रहे हैं, अगर ऐसा ही हम सोचें तो फिर तो बीजेपी कहीं गलत नहीं है। बहुसंख्यकवाद है, जिस तरह से वोट मिलता है वो वोट ला रहा है, बीजेपी भी वोट ला रही है। वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, बोला मुसलमानों को टिकट देंगे तो हम नहीं, उनको किनारे कर देंगे, हमारे पास बहुमत है। क्या हमारा जनमानस इस तरह के खेल खेलने के लिए रेडी है कि हम जो है, जैसे ओपीएस की बात कर रहे हैं, तो ओपीएस की बात जब आती है तो बात आती है सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी की बात आती है तो सिर्फ नौकरी वालों को क्यों सोशल सिक्योरिटी मिले, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको क्यों नहीं सोशल सिक्योरिटी मिले, सवाल ये खड़ा होता है। तो जब बात करते हैं कि सबको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, सबके बच्चे की पढ़ाई जो है वो सरकारी स्कूल में होगी और तमाम चीज़ें वो फैसिलिटी जो है वो मिलेगी, तो वो ज़्यादा बेहतर बात होती है और सोशल सिक्योरिटी फिर पूरे समाज की हो जाती है। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर भेद नहीं किया जाता। लेकिन जब आप हिंदू मुसलमान के नाम पर भेद करने लगते हैं कि मेहंदी लगाने वाला है,
वो कौन है, तो मुसलमान है तो यहाँ से जा, सब्जी बेच रहा है मुसलमान है तो जा, फलाना है ये फलाना है तो जा। और इस पे न सरकार बोलती है न लोग बोलते हैं। तो क्या जो बोले वो गलत है? नहीं, इसके खिलाफ तो बोलना ही चाहिए, और इसके खिलाफ जिन लोगों ने बोला है, लोगों ने उसका समर्थन भी किया है। जो चुनावी राजनीति है उसमें भी उसको लोगों ने आगे बढ़ के समर्थन किया है। क्या आप कर्नाटक के चुनाव परिणाम को इस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए कि जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे थे, जो लोग समाज को बांटने की बात कर रहे थे, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे, उनके खिलाफ लोगों ने मतदान किया, और उन लोगों के साथ खड़े हुए जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, जो जो सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे थे, सामाजिक सुरक्षा उन्होंने दी, सामाजिक सुरक्षा अन्य राज्यों में देने का आश्वासन दिया। कर्नाटक का चुनाव का परिणाम इस बात का संकेत है कि आप धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते, लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जो जो एक शासन व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है, उन अपेक्षाओं के अनुरूप आप कितने खरे उतरे हैं, इसके आधार पर आपका मूल्यांकन करेंगे लोग, और उसके अनुसार आपके साथ खड़े होंगे या आपका साथ छोड़ देंगे। जो इस मध्य प्रदेश की स्थिति है, मध्य प्रदेश में स्थिति ही मैं इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार के खिलाफ मुद्दे इतने अधिक है कि कांग्रेस को किसी अन्य विषय को चुनने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई आप केवल आप इस सरकार की विफलताएं रही हैं उसकी बात कीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने 3 महीने पहले लाडली बहना कार्यक्रम आप लागू करके आपका बहुत बड़ा जन समर्थन हो जाएगा। आखिर आपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सी बात की? एक भी शिक्षण संस्थान क्या मध्य प्रदेश से पिछले 20 सालों में खुला शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, जिसका इस देश के 100 प्रमुख राज्य संस्थानों में से गिनती हो जाए, 2-4 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसमें कहा जाए कि ये संस्थान है मध्य प्रदेश का जिसकी बहुत बड़ी गिनती है, जिसमें सरकार ने काम किया है। कोई इतना बड़ा चिकित्सीय संस्थान खोल दिया जिसकी गिनती होने लगी, साहब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा संस्थान कुछ खुला ही नहीं। भोपाल में अगर एम्स खुला तो वो केंद्र सरकार की योजना है, पहले चली आ रही थी। आपने क्या किया? मतलब जिस राज्य में खुद मुख्यमंत्री के बीमार होने पर वो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने के लिए बाध्य हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा कैसा है। आप मैं प्रयागराज का मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं लंबे समय से मैंने देखा है कि आप आसपास के जिलों से कितनी बड़ी तादाद में लोग चिकित्सा कराने के लिए इलाहाबाद आते हैं, इटावा आते हैं, जो वहाँ एम्स सैफई उसमें। मतलब सरकार ने किया क्या? आप मैंने चौड़ी चौड़ी सड़कें विकास का पर्याय नहीं है, और आप अपनी इन्हीं विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री जी कहते हैं अपनी देश सरकार की उपलब्धियों में 4 धार्मिक स्थलों के विकास की चर्चा करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर के और सोमनाथ में कॉरिडोर बनाने की बात करने तक कि हमारी सरकार की उपलब्धियां आई। सरकार इसके लिए थोड़ी होती है, और इसीलिए उन लोगों में बेचैनी है जो व्यापक घोटाले की वजह से जिनका हक मारा गया है, जिनके परिवार के लोगों की जान गई है। वो लोग परेशान हैं जो किसानों के आंदोलन में सरकार के रवैये से संतुष्ट हुए थे। सवाल है नहीं इसके, आप इन तमाम चीजों को इन खोखले नारों से ढक नहीं सकते हैं। आप क्यों नहीं करते? आप 18 साल सरकार में रहे हैं, आप अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात कीजिए, योजनाओं नीतियों की बात कीजिए जो आपने लोगों के लिए किया है। इसलिए ये सही है कि बहुत जातिवादी समाज नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग अपने हक को समझते नहीं है। अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं और अपनी बात को समझते हैं। वो आदिवासियों में पिछली बार क्या हुआ था, बड़े पैमाने पर लगभग आदिवासियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था महाकौशल के क्षेत्र में, मालवा निवाड़ के इलाके में, जो 2003 में जिन लोगों ने साथ छोड़ दिया था कांग्रेस का, जब कांग्रेस के खिलाफ मतलब आप सोचिए कि दिग्विजय सिंह सरकार ने कितनी बड़ी अवहेलना की थी, सड़कों को लेकर के, सिंचाई व्यवस्था को लेकर के, बिजली को लेकर के, कितनी बड़ी अवहेलना पूरे 10 साल तक उन्होंने किया। वो बार बार कहते रहे कि हम सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। तो आप इन चीजों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आपको आप आज ये सवाल उठ रहे हैं मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की कई सिंचाई योजनाएं लंबित क्यों पड़ी हुई हैं। आखिर इसी सरकार ने
बीजेपी की एनडीए की सरकार ने केन और बेतवा के जोड़ने की बात की थी, कहाँ है परियोजना वो? उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी मध्य प्रदेश सरकार की, और क्या वो योजना कहाँ चली गई? आज आप बात भी नहीं करते हैं। और मतलब आप अपने न मुद्दों की बात करते हैं, न पार्टी संगठन की बात कर रहे हैं। पार्टी संगठन में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने, मैंने सुंदरलाल पटवा की सरकार के बाद दोबारा सत्ता में लाने के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह भारती को जाता है। वह भारती ने पूरे आंदोलन को लीड किया था, और आज आप वह भारती का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने मजबूर कर दिया कि वो नई पार्टी बनाई, और नई पार्टी बना करके किनारे हो गई। इन तमाम, उसके बाद भी स्थिति क्या बनी कि ये तमाम अंतर विरोधों, संघर्षों के बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 2008 में, 2013। आज शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में हाशिए पे चले जा रहे हैं। तो एक अजीब स्थिति बनी है वहां। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस ने मुद्दों की राजनीति शुरू की है, अपने इसी मुद्दे पर और कायम रहेगी, तो मुझे लगता है कि लोग उनके की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। वो सवाल पहले है कि आपके जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं, उसमें सरकार क्या योगदान कर रही है? रोजगार के कितने माध्यम हैं? आप सोचिए कि कितने रोजगार मिले, मतलब उस मेलों के आकार को लेकर कहीं भी आप बहस कर सकते हैं, लेकिन मेले लगे और लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, प्रधानमंत्री ने बांटा, इन्होंने बांटा, उन्होंने बांटा। उन मेलों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने मेले लगे? अजीब सी स्थिति है वहां। लेकिन अब ये जरूर है कि आप लोग, वहां के लोग भी इन समस्याओं को, इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। आदिवासियों में बेचैनी है, बिल्कुल, सब सभी वर्गों में बेचैनी। इसी मुद्दे को लेकर अगर कांग्रेस चलती रहेगी तो उसको बाकी किसी मुद्दे की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।